नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 24 सितंबर 2020। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव के बारे में, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट सूची स्कीम। चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी फॉर नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। कंटेस्ट ये है, रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में ट्राई भी कहते हैं, इसने रिकमेंडेशन दी है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी को सेटअप किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगी कि इंटरनेट की एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ठीक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं उनके कस्टमर्स को, ठीक है ना, यानी कि नेट न्यूट्रलिटी एश्योर कर रहे हैं। अब नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। उससे पहले आप इस बॉडी के बारे में याद रखिए कि मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होने वाली है। ऑलराइट, ठीक है। देखिए नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है। आपने गूगल किया कि आपको कोई वॉच खरीदनी, तो आपने सर्च किया वॉच, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अब गूगल जो है आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, अलग अलग वेबसाइट्स देगा, ठीक है। वो आपको फ्लिपकार्ट बताएगा, वो आपको अमेज़न बताएगा, ठीक है, मिंत्रा बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आप जिस भी सर्विस का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने जियो के थ्रू आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये क्या करते हैं, ये या तो आपको फ्लिपकार्ट के बारे में दिखाएंगे ही नहीं, ये सिर्फ आपको अमेज़न का ऑप्शन दिखाएंगे कि आप सिर्फ अमेज़न से शॉप कीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विस कहलाएगी इंटरनेट की, यानी कि जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं इंटरनेट पर उनकी एक्सेस नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ऐसा ये कंपनीज अलग अलग तरीके से करती हैं। ये क्या करती है कि मान लीजिए आप अगेन फिर ये एग्जांपल समझिए, आपको इसने मान लीजिए इस टाइम ऑप्शन दे दिया, फ्लिपकार्ट भी दे दिया, ठीक है ना, अमेज़न भी दे दिया और अदर वेबसाइट्स का दे दिया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है कि आप जो है अमेज़न वेबसाइट से ही आप शॉपिंग करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए जियो को कोई प्रॉफिट होगा, जियो ने शेयर वगैरह खरीद रखे हैं अमेज़न के, तो जियो को कुछ प्रॉफिट होगा अगर आप अमेज़न से शॉपिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी, बहुत स्लो इंटरनेट आपका वर्क करेगा। ये भी नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन भी आप समझ लीजिए, बहुत ईजी वे में आपको नेट न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP also called internet access provider should enable access to all content and application regardless of the source and without favoring a blocking particular product or website। समझ में आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वेबसाइट को आपके लिए ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं वो ज़रूर ब्लॉक की जाएंगी, है ना। आप जो है कि कोई सीक्रेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है रिकॉर्ड्स वगैरह हैं तो उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन जो बेसिक वेबसाइट जो अवेलेबल है जनरल पब्लिक के लिए उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ये नेट न्यूट्रलिटी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी के बारे में आपको दे दिया है किस प्रकार से करते हैं। देखिए, नो ब्लॉकिंग, आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते। नो थ्रॉटलिंग, यानी कि स्पीड आप स्लो नहीं कर सकते। और नो पेड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है ना, आप किसी एक वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। आपको न्यूट्रल होकर काम करना है, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ऑटोनल इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। देखिए कंटेस्ट ये है कि हर साल 22 सितंबर को इक्विनॉक्स की सिचुएशन को विटनेस किया जाता है, ठीक है। इक्विनॉक्स की सिचुएशन ये जो विटनेस की जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में की जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या अलग अलग क्यों वेरी करता है ये, ठीक है। पहले हम समझते हैं 22 सितंबर की सिचुएशन को। क्या होता है, सन जो होता है वो साल में 2 बार ऐसी सिचुएशन अर्थ और सन की ऐसी प्लेस पर आ जाते हैं दोनों, जब जो डे और नाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है, यानी कि 12 आवर का डे रहेगा और 12 आवर की आपकी
नाइट रहेगी, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगी। इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स की सिचुएशन, ठीक है। ये कब होता है? ये साल में 2 बार होता है। एक आपका होता है 21 मार्च को, ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है 22 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा 2 सिचुएशन और होती हैं। एक होती है आपकी विंटर सॉलिस्टिक। विंटर सॉलिस्टिक जो होता है वो 21 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा, 21 दिसंबर हर साल। और जो समर सॉलिस्टिक होता है ये आपको 22 जून को देखने को मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये डेट वगैरह याद रखिएगा कि किस दिन आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इक्विनॉक्स में जब आपको इक्वल डे और इक्वल सन मिल रहा है तो विंटर सॉलिस्टिक में आपको जो विंटर के टाइम पे जो नाइट होगी उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डे। और जब आप समर सॉलिस्टिक में जाएंगे तो जो डे का टाइम ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन होती है ये हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ये जो पूरी सिचुएशन है ना ये पूरी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह की जो कि आपके सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो लोग क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं समर सीजन में, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर दिसंबर के टाइम पर समर होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पर आपका सन है, सॉरी यहाँ पर आपकी अर्थ है, ठीक है। और सन जो है वो 3 जगह पर अर्थ पर आकर रुकता है। कहाँ कहाँ पर? सेंटर में है आपका इक्वेटर, ठीक है, सन यहाँ पर रहता है। जब सन इक्वेटर पर रहता है तब इक्विनॉक्स की सिचुएशन आती है, ठीक है। जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि यहाँ नीचे साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहता है यहाँ पर, तो वहाँ पर विंटर सॉलिस्टिक की सिचुएशन आती है। और जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है तब समर सॉलिस्टिक की सिचुएशन आती है। ऑलराइट, उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। देखिए इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वल नॉक्स का मतलब होता है नाइट, ठीक है। इक्वल डे इक्वल नाइट की सिचुएशन आती है, ठीक है। बाकी यहां पर आपको बता दिया गया है कि मार्च में आपको क्या, मार्च और सितंबर में आपको 2 बार साल में इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है गुरु नानक देव की 481st डेथ एनिवर्सरी से रिलेटेड, ठीक है। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली 22 सितंबर को ही गुरु नानक देव की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। गुरु नानक देव जो थे वो फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, पहले गुरु थे सिखों के, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर इनकी रेस्टिंग प्लेस भी है, ठीक है। और रिसेंटली गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी 550th बर्थ एनिवर्सरी पर करतारपुर साहब का कॉरिडोर जो है वो खोल दिया गया था इंडिया पाकिस्तान दोनों ही सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना। इंडिया के सिटीजन भी वहाँ पर जा सकते थे और पाकिस्तान के सिटीजन भी वहाँ जाकर जा सकते थे, ठीक है। हम गुरु नानक देव के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगी कि टोटल सिख गुरु जो हैं वो 10 सिख गुरुज रहे हैं, ठीक है, सिखों के। उसमें से फर्स्ट जो थे वो गुरु नानक देव थे, इन्हीं ने ही सिखिज्म रिलीजन को इस्टेब्लिश किया था। और लास्ट जो गुरु थे इनके वो थे गुरु गोबिंद सिंह जो इनके 10th गुरु थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और कोई गुरु सिखिज्म में नहीं आए हैं, ठीक है। गुरु नानक देव की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था वो 22 सितंबर 1539 में हुआ था, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ इनकी कब हुई थी, ठीक है। इनका बर्थ जो नेम था जब इनको जन्म हुआ था तब इनको नाम दिया गया था तालबंडी राय, ठीक है, तालबंडी राय भाऊ। और आगे चल के इनका नाम जो है वो चेंज हो गया नानक साहिब के नाम से, ठीक है। इन्हें नानक साहिब के नाम से जाने जाने लगा। गुरु नानक देव जो थे वो एक ग्रेट थिंकर थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे और इन्हें ट्रैवल का बहुत शौक था, बहुत यात्राएं ये किया करते थे, ठीक है। पॉलिटिकल रेबल थे, ठीक है, जो भी उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके ये अपोजिशन में रहते थे अगर कोई ने गलत लगता था, ठीक है ना। आपको पता होगा 1500s के टाइम पे मुगलों का शासन था इंडिया में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बाबर वगैरह आए थे, हुमायूं वगैरह आए थे, उनकी जो कुछ प्रैक्टिसेस थी वो इनको ठीक नहीं लगी, ठीक है। सोशल ट्रेवलर थे, मास कम्युनिकेटर थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे, ठीक है। हिज पॉलिटिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ वर बेस्ड ऑन लव, इक्वालिटी, फैटर्निटी, वर्च्यू, सिंबल ऑफ पीस एंड सर्विसिंग, ठीक है। ये इन्होंने अपना प्रिंसिपल बनाया था, अपना मोटो बनाया था।
पीस का और समाज सेवा का, ठीक है, और यही इन्होंने दूसरों को सिखाया भी। फिर इनके जो आगे आने वाले फॉलोअर्स थे उनको सिख कहा गया। सिख का मतलब होता है लर्नर और डिसाइपल, ठीक है। इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दी हैं वो अलग अलग मीडियम में दी हैं, है ना। इन्होंने म्यूजिक के फॉर्म में भी अपनी टीचिंग दी है, पोइट्री के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में, स्पीचेस भी दी हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी टीचिंग्स को, अपनी प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाया है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने वुमेन्स के अच्छे स्टेटस का भी पुरजोर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रेट ट्रेवलर थे, तो इन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी, ठीक है, वहाँ पर भी ये गए थे। इनकी टीचिंग्स की हम बात करें तो इन्होंने एक पॉइंट बोला था कि गॉड इज़ वन, ठीक है ना, भगवान एक है और वो फॉर्मलेस है, ठीक है, और वो जन्म और मौत से परे है। भगवान जो है जन्म और मौत से परे है, वो एक है और उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है ना। द होल वर्ल्ड इज़ गॉड्स क्रिएशन, ये मानते थे कि पूरी दुनिया जो है वो भगवान की देन है, भगवान का क्रिएशन है, जिसे एक ओमकार सतनाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल आर बोर्न इक्वल, सभी का जन्म समान तरीके से हुआ है और सभी को समान अधिकार है, ठीक है ना। ये कर्मा पर बिलीव करते थे कि आपके जो कर्म है वही आपको डिफाइन करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ना कि आपका जात वगैरह, ठीक है। कास्ट सिस्टम में ये बिलीव नहीं करते थे, ठीक है ना। वैल्यूड एज सिंपलर नोशन ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ में बिलीव करते थे, ऑनेस्ट लिविंग में बिलीव करते थे, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट की तरफ भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, क्लीन इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता था, ठीक है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फोकस किया है। पहला था आपका किरत करनी, यानी कि इट मीन्स वर्क हार्ड, ठीक है ना। फिर था वंद चकना, यानी कि नॉट बी सेल्फलेस, आपको स्वार्थी नहीं होना है, और नाम जपना, यानी कि मेडिटेट करना और भगवान को याद करना, ठीक है। इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस भी लेके आए कम्युनिटी में, कम्युनिटी को ऐसा सिंगल बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है ना। इन्होंने लंगर की शुरुआत की। लंगर यानी कि कम्युनिटी किचन होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके लोग खाना खाते हैं, खाने बनाने में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। पंगत होती है, वहाँ पे जाके लोग बैठ के खाना खाते हैं, और संगत, ठीक है ना, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। लंगर की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो वो फर्स्ट सिख गुरु थे, गुरु नानक देव जी, ठीक है। इनकी जो टीचिंग्स हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में इंक्लूड की गई हैं, और उनको कंपाइल किया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, जो कि 5th गुरु थे सिखों के। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट से रिलेटेड, ठीक है। कंटेस्ट ये कि रिसेंटली डीआरडीओ ने अभ्यास को लॉन्च किया है, ठीक है, इसकी टेस्टिंग वगैरह की गई है और वो सफल साबित हुई है, ठीक है। ये इंडिजिनसली डिजाइंड है, यानी कि हमने इसको खुद ने ही बनाया है, ठीक है। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट एरियल टारगेट या हीट, ठीक है, इसके नाम से भी ये जाना जाता है, और बालासोर उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग की गई है, ठीक है। इसकी डिज़ाइन जो है, जैसा कि अब मैंने आपको अभी बताया कि डीआरडीओ ने बनाया है इसको, ठीक है, हमने इसको इंडिजिनसली बनाया है, ठीक है। ये है क्या, तो ये एक प्रकार का ड्रोन है, ठीक है, जो क्या करता है, दैट विल यूज अ टारगेट फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना। एक ड्रोन है जो कि अलग अलग मिसाइल सिस्टम के टारगेट के तौर पे काम करेगा, ठीक है ना, बताएगा उन्हें कि आपको कहाँ पर जाके अटैक करना है। एक प्रकार का ड्रोन का सिस्टम का काम करेगा ये, ठीक है। इट इज़ पावर्ड बाय स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन, ठीक है, और ये नेविगेशन का यूज़ करता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बेस्ड ऑन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन, ठीक है। फिर ये फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट है, ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अलग अलग वेरियस मिसाइल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाएगा। छोटा सा आर्टिकल था अभ्यास के बारे में, याद रखिएगा कि अभ्यास क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रोन, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है सूची स्कीम से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट नहीं किए हैं सूची स्कीम में, ठीक है। ये स्कीम है क्या, तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोजेक्ट के चलाती है। इस पूरी स्कीम में मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोजेक्ट वर्क करता है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है ना, यानी कि पूरा पैसा जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, 50% स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 50% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2013 और 14 में, ठीक है। मकसद क्या है इसका,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना उसके बारे में, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सपोर्टेड द स्टेट ड्यूटीज थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस भी किया है अपनी स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम के डिस्कशन में, ठीक है। उसके थ्रू ही क्या किया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू, इन दिस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन पैकेज किया जाता है, ठीक है। जो यंग चाइल्ड्स होती है, गर्ल चाइल्ड्स होती हैं स्कूल्स में, ठीक है, वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।